नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों से मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल पर नोटिसेस भेजी जा रही हैं। और ये नोटिसेस कौन भेज रहा है? हमारे लोन के डिफॉल्टर्स, लोन के बोरोवर्स। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर कौन सी नोटिसेस? दोस्तों, कोर्ट की नोटिसेस, प्री कॉग्निजेंस की नोटिस, समन्स की नोटिस, वेलेबल वारंट की नोटिस, नॉन वेलेबल वारंट की नोटिस। लोन के बोरोवर्स ने लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट किया, लोन की किस्तों को डिफॉल्ट किया। ऐसे में बैंक और एनबीएफसीज ने लोन के बोरोवर्स डिफॉल्टर के खिलाफ में के अगेंस्ट में दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस मुकदमा फाइल कर दिया। इसको लेकर पिछले 2 से 3 दिनों से कॉन्टिन्यूअसली लगातार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोर्ट की नोटिसेस भेजी जा रही हैं लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर के द्वारा। और उनसे पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार ऑन कॉल पर लगातार लीगल एडवाइस कंसल्टेशन जारी है। दोस्तों, हमारे जो भी क्लाइंट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 2 से 3 दिनों से मेरी सर्विसेज में डेफिशिएंसी आई होगी। आपने मुझे नोटिस भेजी होंगी, उसका रिप्लाई जवाब आपको लेट मिल रहा होगा। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि लोग काफी परेशान हैं कि ये नोटिसेस हमें आ रही हैं। और तो और ये लोन के बोरोवर्स यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख रहे हैं, और सारी वीडियोस में सिर्फ डराना डराना डराना, और उस चीज को लेकर लोग और ज्यादा डर जा रहे हैं। तो बस उनके मन में जो डर बैठा था ना कोर्ट की नोटिस को लेकर, उस डर को खत्म करने का काम मैं पिछले 2 से 3 दिनों से कर रहा हूं लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर से ऑन कॉल और व्हाट्सएप पर बातचीत करके। और तो और लोन के बोरोवर्स को जब ये कोर्ट की नोटिसेस आती हैं तो कई बार तो ये समन्स, वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट, लोन का बोरोवर जहां पे रहता है उसके नजदीकी थाने से, पुलिस स्टेशन से दोस्तों कांस्टेबल, हवलदार, एक पुलिस आता है उनके घर पर उस कोर्ट की नोटिस को लेकर, और उनको कहता है कि आपके खिलाफ में केस मुकदमा दर्ज हुआ है कलकत्ता में, लुधियाना में, बेंगलुरु में, जयपुर में, सूरत में, दिल्ली में, मुंबई में। अब आपको वहां चलना होगा। अब ऐसे में लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर दूसरे स्टेट में रहता है और केस मुकदमा दूसरे स्टेट में कर दिया गया है। वो पुलिस जो है, जो जो पुलिस ऑफिशियल है, वो लोन के बोरोवर्स को कहते हैं हमारे साथ में चलिए थाने। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को जब एक लोन का बोरोवर्स डील करता है, इन चीजों से जब वो गुजरता है, जब कोर्ट की नोटिसेस रिसीव करता है, तो काफी डर जाता है, परेशान हो जाता है, सहम जाता है। और तो और यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस डराने वाली कि आपके खिलाफ में कोर्ट केस हो गया है, समन्स आ गया है, अरेस्ट वारंट, वेलेबल वारंट, अब आपको जेल जाना पड़ सकता है, कुछ इस प्रकार की बातें की जाती हैं। इससे लोन का बोरोवर्स, लोन का डिफॉल्टर और ज्यादा डर जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम इसी विषय टॉपिक के ऊपर विस्तार में, डिटेल्ड में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं इसी चीजों में डील कर रहा हूं। लोगों को समझाना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, डरना नहीं है। लोग पुलिस से डर रहे हैं, कोर्ट की नोटिस से डर रहे हैं कि लगता है कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा, अब मुझे पुलिस उठाकर कलकत्ता लेकर जाएगी, मुंबई लेकर जाएगी, दिल्ली लेकर जाएगी, लुधियाना लेकर जाएगी, बेंगलुरु लेकर जाएगी, मेरा फैमिली परिवार यहां पर है, अब आगे क्या होगा। तो इस चीज को लेकर काफी लोन के बोरोवर्स डरे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो बनाऊंगा ना, इसी विषय के ऊपर एकदम डिटेल्ड में, विस्तार में बनाऊंगा। और हमारे जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके अंदर का डर तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। अब जो नए लोग मुझसे जुड़ेंगे, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपके अंदर जो एक डर है ना कोर्ट की नोटिसेस को लेकर, समन्स, वारंट, पुलिस, इस सारे डर को आज मैं खत्म कर दूंगा। दोस्तों, जब एक लोन का बोरोवर लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट करता है कॉन्टिन्यूअसली, 3 ईएमआई, 1, 2, 3, 90 से 92 दिन हो जाते हैं, उसके बाद लोन के बोरोवर्स का जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे में जो बैंक और एनबीएफसीज होती है, उनकी लीगल टीम के एडवोकेट के माध्यम से लोन के बोरोवर्स को लीगल नोटिसेस आना स्टार्ट हो जाती है। लोन रिकॉल की नोटिस, लीगल डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस, बीएनएस की धारा 318, 316 की नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस। दोस्तों, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 25, सेक्शन 138, बीएनएस की धारा 318, 316 के संबंध में, जिसके मामले में आगे चलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस मुकदमा फाइल किया जाता है बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा। दोस्तों,
डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको सेक्शन 25 की, सेक्शन 138 की, बीएनएस की धारा 318, 316 की यदि कोई भी आपको लीगल नोटिस आती है, तो ऐसे में इस 3 नोटिस को आप कतई इग्नोर मत करना दोस्तों, क्योंकि यही 3 नोटिस आपको दोस्तों आपके खिलाफ में क्रिमिनल कंप्लेंट, केस मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो यदि आपको ये 3 नोटिस आती है तो इस 3 नोटिस का जरूर रिप्लाई जवाब दीजिए दोस्तों। आपकी जो भी समस्याएं हैं, दिक्कत है, आपके काम धंधे में नुकसान हुआ है, आपका जॉब लॉस हो गया है, घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको आप प्लीज उस नोटिस का जवाब बनाते समय आप जरूर बताइए दोस्तों। यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बिजनेस व्यापार में काफी भारी भरकम नुकसान हुआ है, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपने किया होगा, उसमें आपको लॉस हुआ होगा, उस लॉस को आप डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाइए, दिखाइए आप बैंक और एनबीएफसी को। कितना और समय लग सकता है, जो अमाउंट ड्यूज है उसके रीपेमेंट को लेकर टाइम एक्सटेंशन लीजिए दोस्तों, लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाइए, लेकिन रिप्लाई जवाब जरूर दीजिए। सेक्शन 25, सेक्शन 138, बीएनएस की धारा 318 और 316 दोस्तों, क्योंकि ये नोटिसेस ही आपको कोर्ट तक लेकर जाती हैं। तो इसका जवाब जरूर दीजिए, इसको लाइटली में, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई बार जवाब देने से मामला आगे नहीं बढ़ता है और मामला सेटलमेंट की तरफ बढ़ता है दोस्तों, लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखा है बैंक और एनबीएफसीज जवाब देने के बावजूद भी लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में कंप्लेंट, केस मुकदमा फाइल कर देती है दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और ये केस मुकदमा दर्ज कहां होता है? जहां पर लोन का बोरोवर रहता है ना, द रेसिडेंस ऑफ प्लेस, उसका जो राज्य स्टेट है, उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके लोकल एरिया में केस मुकदमा ना करके दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में केस मुकदमा कर दिया जाता है दोस्तों, कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। सेक्शन 25 का मामला हो, सेक्शन 138 का मामला हो, या फिर बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 का मामला हो, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे राज्य में उस कोर्ट में जाकर अपनी हाजिरी लगानी होती है और केस मुकदमे को लड़ना होता है दोस्तों। अधिकतर मामले कलकत्ता कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं, कंप्लेंट फाइल की जाती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 25, 138, बीएनएस 318, 316 ये क्रिमिनल के मामले हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने अपनी सारी वीडियोस में मैं हमेशा रेगुलर बताता रहता हूं कि सेक्शन 25, 138 ये सारी चीजें एक दोस्तों एक सिविल डिस्प्यूट को एक क्रिमिनल कलर देने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। पैसे नहीं देना, ईएमआई को डिफॉल्ट करना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल वाद है। लेकिन फिर भी इसको एक क्रिमिनल का रंग कलर देने के लिए दोस्तों ये सारी चीजें की जाती है। लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। ये कंप्लेंट, ये केस मुकदमा आपके स्टेट में भी तो हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके राज्य में भी तो हो सकता है, लेकिन ये 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर क्यों? और आखिरकार इस मैटर में क्रिमिनल कंप्लेंट ही क्यों? मनी की रिकवरी, बकाया राशि की वसूली के लिए और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं लॉ में, कानून में। सिविल सूट फाइल करिए, डीआरटी का ऑप्शन है, सरफेसी एक्ट का ऑप्शन है, आर्बिट्रेशन का ऑप्शन है, मनी रिकवरी सूट का ऑप्शन है, लेकिन लोन कंपनियां इस ऑप्शंस को नहीं चूज करती हैं। वो सेक्शन 25, सेक्शन 138, बीएनएस की धारा 318, 316 में ही जाती है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करके मनी रिकवरी करती है दोस्तों, वसूली करती है। डियर फ्रेंड्स, यहां पर मेरा कतई ये इंटेंशन नहीं है कि बैंक और एनबीएफसी को आप पैसे ना दीजिए, आप पैसे दीजिए, ये आपकी एक लायबिलिटी, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। मैं यहां पे सिर्फ इस बात पे चर्चा, डिस्कशन कर रहा हूं कि मनी रिकवरी के लिए एक लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के ऊपर इतना ज्यादा, इतनी बड़ी लेवल पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक हैरेसमेंट, क्रिमिनल केस फाइल करके, और वो भी दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट में दोस्तों। यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, टू बी फ्रैंक दोस्तों, आपके खिलाफ में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, इस बात को नोट कर लेना। यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी फाइनेंशियल हार्डशिप है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेडिकल इमरजेंसीज आई हुई हैं, जॉब लॉस है, बिजनेस में लॉस है, तो ये सारी चीजें दोस्तों एक डिफेंस के रूप में काम करेंगी। और यदि आप जेन्युइन पर्सन हैं तो कभी भी आप तकलीफ, दिक्कत में नहीं आएंगे। विलफुल डिफॉल्टर तो कभी नहीं बचेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो भी किया जा रहा है ना, ये विलफुल डिफॉल्टर के लिए किया जा रहा है, और इसके चक्कर में
हमारे जेन्युइन डिफॉल्टर भी फंस रहे हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज होने के बाद लोन के बोरोवर्स को, डिफॉल्टर्स को प्रीकॉग्निशंस की नोटिस आती है, उसके बाद सम्मन्स आता है, बेलेबल वारंट आता है, नॉन बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट आता है। दोस्तों ऐसे मामले में यदि आपको कोई भी नोटिस आ रही है तो डरना घबराना नहीं है। ऐसे केस में यदि आपको नोटिस रिसीव होती है तो किसी भी एक एडवोकेट से संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट करिए इस मामले में दोस्तों कि क्या करना चाहिए। और सारा प्रोसेस तो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रहा हूं दोस्तों। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। वीडियोस को बीच में स्किप करेंगे, छोड़ेंगे तो चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी और आपके मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर वैसे ही बैठा रहेगा, खत्म नहीं होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि इस पर कोई भी नोटिस आती है ना तो एकदम सिंपल सा रूल है दोस्तों, आपको तुरंत इमीडिएटली एक एडवोकेट आपको हायर करना चाहिए। एक एडवोकेट आपके केस में स्टैंड करना चाहिए। जिस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुआ है वो एडवोकेट आपके केस को देखेगा, आपके ट्रायल को चलाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको उस एडवोकेट के साथ में एक वकालतनामा आपको फाइल करना होगा। प्रीकॉग्निशंस की नोटिस आए, सम्मन्स आए, बेलेबल वारंट आए, आपको आपका रिप्रेजेंटेशन देना होगा कोर्ट में आपके एडवोकेट के माध्यम से। आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है बार बार जाना, तो ऐसे में दोस्तों आप एडवोकेट स्टैंड करिए। आपके एडवोकेट सर जो भी तारीख पड़ेगी वो तारीख पे आपके केस को देखेंगे, हैंडल करेंगे। लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं या फिर आपके एडवोकेट्स को आप स्टैंड नहीं करते हैं तो उस कोर्ट में बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट हर डेट पे अवेलेबल होते, अलर्ट मोड पे रहते हैं एप्लीकेशन देने के लिए। प्रीकॉग्निशंस की नोटिस आई, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आपने जवाब नहीं दिया, आपने आपके डिफेंस में आपने कोई भी सबमिशन नहीं रखा। क्योंकि प्रीकॉग्निशंस की नोटिस मतलब क्या होता है कि भाई यदि कंप्लेंट गलत है तो इसको लेकर यदि आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई डिफेंस है, जो भी है आप आइए सबमिट करिए। अभी आपके खिलाफ में कोई भी कॉग्निशंस नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया है, आप मामले को पहले ही डेट पर खत्म कर सकते हैं। यदि आप सान बैठे हैं तो मामला आगे बढ़ेगा। समन्स का स्टेज आएगा, समन्स के स्टेज पर आपकी अपीयरेंस नहीं हो रही, आपके एडवोकेट सर वहां पे खड़े नहीं हो रहे, तो तुरंत इमीडिएटली बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट वहां पे एप्लीकेशन मूव ऑन करेंगे फॉर इशुएंस ऑफ वारंट। फिर भी आप नहीं चाह रहे, आपके पास वारंट आ गया, अवेलेबल वारंट, फिर भी आप नहीं चाह रहे, आपके एडवोकेट्स को स्टैंड नहीं कर रहे, अगेन उस डेट पर दोबारा वापस से बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट अगेन एप्लीकेशन मूव करेंगे, इशुएंस ऑफ नॉन अवेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट। और जैसे ही आपके एडवोकेट सर वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, तारीख पर खड़ा होना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, रियली बोल रहा हूं मैं, आपका मामला जल्द से जल्द खत्म होगा और आपके मामले में सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहां पर बैंक और एनबीएफसी का सिर्फ एक ही मेन मोटो है कि भैया पैसा निकलना चाहिए। और पैसा कैसे निकलेगा? जब आप डरेंगे तब। और डरेंगे उसके बाद क्या करेंगे? एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को खत्म करने के लिए तीसरा लोन, क्योंकि मन में डर बैठ गया है तो डर को भगाना है और ये पुलिस कोर्ट कचहरी से मुक्त होना है, तो अगेन लोन ले लोगे आप और फिर दोबारा वापस से वो भी नहीं भर पाओगे, उस पर भी सेम प्रोसेस, सेम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। फिर उससे बचने के लिए फिर दोबारा वापस से लोन, और लोन के ट्रैप में, जाल में ऐसे ही फंसे रहोगे, गोल 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 चक्की की तरह आप घूमते रहोगे, पिसते रहोगे दोस्तों। तो ऐसे में आपको ठंडे दिमाग से आपको काम करना है दोस्तों, एडवोकेट सर को स्टैंड करना है। और जब एडवोकेट सर स्टैंड हो जाएंगे दोस्तों, मामला बहुत लंबा चलेगा। कंप्लेनेंट का वेरिफिकेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एविडेंसेस फेस होंगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जजमेंट्स पास होंगे दोस्तों, बहुत एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। अगर आपके एडवोकेट सर खड़े हो जाते हैं तो तारीख पे तारीख, तो बैंक और एनबीएफसी को समझ में आ जाता है कि लोन के बोरोवर ने एडवोकेट स्टैंड कर दिया है, अब ये लोन का बोरोवर केस को लड़ने की मूड में है। तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे उनको समझ में आने लग जाता है कि अब कोई मतलब नहीं है इस केस को, मामले को चलाकर, इसमें सेटलमेंट करना ही सही होगा। दोस्तों एडवोकेट स्टैंड कर दोगे, मामला चलेगा। लोग डरते हैं कि कहीं जेल ना हो जाए, मुझे जेल ना जाना पड़े। भाई केस को फाइनल होने में 4 से 5 साल 6 साल लग जाते हैं। जजमेंट आएगा 5-6 साल के बाद, यदि आपके खिलाफ में आया, आपके अगेंस्ट में आया, आपको समझो कि इंप्रिजनमेंट हो गई, पेनाल्टी फाइन लग गया। ये ध्यान देना, सेक्शन 25(138) के मामले में अधिकतर जो कोर्ट है वो जजमेंट में, फाइनल ऑर्डर में ये सुनाती कि भैया पेनाल्टी फाइन आपको भरना है। इंप्रिजनमेंट, जेल बहुत कम, यदि है भी तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना बहुत हो गया। सेक्शन 25 ये जो कानून, ये जो लॉ है, इसके अंदर पनिशमेंट, पेनाल्टी, फाइन सब लिखा हुआ है। आपकी जितनी भी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, 1-2 जो भी है, वैसे तो एक ही ईएमआई के लिए सेक्शन 25 का केस मुकदमा दर्ज किया जाता है।
तो जितने अमाउंट के लिए कंप्लेंट फाइल किया गया है उतने अमाउंट का डबल फाइन और मैक्सिमम 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट मैक्सिमम। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब 2 से 3 महीने के इंप्रिजनमेंट देते हैं या फिर मैक्सिमम पेनाल्टी और फाइन ही मारते हैं दोस्तों। और यदि इंप्रिजनमेंट हो भी गया तो इसमें डरने वाली बात क्या है? ऊपर की कोर्ट है, अपील में चाहिए, सेशन कोर्ट में अपील में चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर आपको आपके अगेंस्ट में जजमेंट ऑर्डर आ गया तुरंत आपको जेल भेज देंगे, नहीं। आपके वकील साहब आपके साथ में हैं, आपको अपील करने का टाइम मिलेगा। अगेन दोबारा तुरंत वापस से आपके वकील साहब वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने एक रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन डाल देंगे, दोबारा वापस से एक सपोज अगर कन्विक्शन हो गया, आप दोष सिद्ध हो गए, तो ऐसा नहीं तुरंत आपको जेल भेज देंगे, नहीं, अपील का प्रावधान है दोस्तों। अगेन दोबारा वापस से आपको बेल आउट किया जाएगा, आपको बेल दिया जाएगा आपको, जब तक कि अपील में फाइनल कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है दोस्तों। इस बात को नोट करिए। सेंटेंस के सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगेगी दोस्तों, और जब तक अपील पेंडिंग है तब तक कुछ नहीं होगा, आप जेल नहीं जाएंगे। यदि सेशन कोर्ट से भी आप अपील में हार जाते हैं तो हाई कोर्ट चाहिए अपील के लिए, क्रिमिनल रिवीजन फाइल करिए दोस्तों। हाई कोर्ट में भी मामला चलेगा, अपील में 2 से 3 साल मामला चलता है, हाई कोर्ट में 2 साल 3 साल मामला चलता है दोस्तों। तो इतना लंबा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बैंक और एनबीएफसी करेगी दोस्तों। और कानून का नाम क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कानून में ही छिपा हुआ है, लिखा हुआ है, सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है। तो इस मामले में अधिकतर मैक्सिमम सेटलमेंट ही होता है दोस्तों। कानून में जेल का प्रावधान प्रोविजन है, बट माय डियर फ्रेंड्स, मामला तो प्योरली दिख रहा है कि भाई ये सिविल का मामला है, एक सिविल नेचर का मामला है। बस इस पूरे मामले को एक क्रिमिनल कलर देकर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर पैसे निकालने की एक टैक्टिस और प्रैक्टिस है दोस्तों। बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे मैंने आपको बता दिया, डीआरटी है, सिविल सूट है, सरफेसी है, आर्बिट्रेशन है। इस प्रक्रिया को क्यों नहीं फॉलो करते हैं दोस्तों? सो डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा आपको, सिर्फ यहां पे बचना है तो वारंट से बचिए, बस बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट। उसके लिए आपको एडवोकेट स्टैंड करना पड़ेगा आपके कोर्ट में दोस्तों, जहां पर आपका ये मुकदमा फाइल हुआ है। और यदि अरेस्ट वारंट निकल भी गया, आपको पुलिस ने पकड़ा भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए कोर्ट में, इमीडिएटली सेम डे बेल हो जाएगा दोस्तों। समन्स आया है, कोर्ट में हाजिर होकर अपीयरेंस देकर दोस्तों आप सेम डे बेल करवा सकते हैं। श्योरिटी कंप्लायंस करना होगा, बॉन्ड मुचलका भरना होगा, कुछ पेपर वर्क करने होंगे दोस्तों, आपको बेल करवाना होगा। तो समन्स का स्टेज है, बेलेबल वारंट का स्टेज है, नॉन बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट का स्टेज है, किसी भी स्टेज पर आपका बेल हो जाएगा। आप कोर्ट की रेस्पेक्ट करिए बस। यदि आपको कोर्ट से कोई भी नोटिस आती है तो उस नोटिस को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, एडवोकेट के माध्यम से इस मामले में दोस्तों प्रोसीड करिए, इस मामले को चलाइए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपके एडवोकेट सर कोर्ट में स्टैंड हो जाएंगे, मामला चलेगा ना दोस्तों, कोर्ट ये जो बैंक और एनबीएफसी है ना दोस्तों, हार जाएगी और आपके सामने सरेंडर हो जाएगी, सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि वो देखते हैं, वो वेट करते हैं कि भाई कोई आएगा नहीं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मूव करते जाओ, अरेस्ट वारंट, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा, और जब ये वारंट की कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी आपके, और जब वहां से एक पुलिस वाला घर पे आपके आएगा, तब आपके अंदर एक डर का माहौल बनेगा, तब आप पैसे देंगे। बस यही तक उनका सोच है, थॉट है, विचार है। बस उनका ऐसा कोई थॉट विचार नहीं कि आपको जेल भेजना है, बस उनको आप अपने पैसे निकालना है, बस दैट्स इट। और दोस्तों मैं तो कहता हूं यार, पैसे दे देने चाहिए। किसी के पैसे लेकर पैसे नहीं देना, ये एक बैड हैबिट्स है, बहुत गलत है, क्योंकि ये जनता के पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं। आपने भी तो थोड़े बहुत पैसे यहां वहां कहीं ना कहीं सेविंग्स किए होंगे अपने फ्यूचर के लिए, वही पैसे सर्कुलेट होके लोन के रूप में लोगों को दिए जाते हैं दोस्तों। तो यदि आपको लोन दिया गया है तो वो पब्लिक मनी है, जनता के पैसे हैं। जनता के पैसे इंटेंशनली जानबूझकर रीपेमेंट नहीं करना, ये अपने आप में एक सचमुच में इन रियलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक अपराध है दोस्तों। ये वीडियोस तो मैं सिर्फ आपके मन में जो डर बैठा हुआ है ना, उस डर को खत्म करने के लिए बना रहा हूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे यदि आपके पास हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दोस्तों, बैंक और एनबीएफसीज के पैसे आपको रिटर्न कर देने चाहिए। नहीं करोगे, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, जमानत बेल करवाना होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, पुलिस का कॉल आएगा, घर पे पुलिस आएगी, घर पे पुलिस आएगी तो आसपास पड़ोस के लोग देखेंगे, सोसाइटी मोहल्ले के लोग देखेंगे, आपकी इमेज स्पॉइल होगी, नाम खराब होगा, आपका गुडविल खराब होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों
यदि आप जेन्यून है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कानूनी प्रोसीजर उसको आपको फॉलो करना है, बट विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दोस्तों। और दोस्तों, नियम कानून को फॉलो करिए। यदि कोई भी तकलीफ, दिक्कत, समस्या आती है, कोर्ट से नोटिस आ रही है, तो उस कोर्ट की नोटिस पे जाइए, आप या फिर आपके एडवोकेट्स। कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट मत करिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मत करिए। कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, आपके खिलाफ में वारंट इश्यू होगा। तो जैसे ही कोर्ट की नोटिस रिसीव होती है, तुरंत इमीडिएटली दोस्तों एक एडवोकेट आपको अरेंज करना है, उनको वहां पर उस कोर्ट में आपको खड़ा करना है। मामला चलेगा दोस्तों, मामले के दौरान ही, कोर्ट केस के दौरान ही, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपके मामले में सेटलमेंट होगा। नहीं जाओगे, बैठे रहोगे, वारंट का इंतजार करोगे, तो सेटलमेंट नहीं होगा, आप मल्टीपल लोन्स के ट्रैप में फंसते जाओगे दोस्तों। इस बात को नोट कर लेना। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि कोर्ट के माध्यम से कोई भी नोटिस आ रही है, तो डरना घबराना बिल्कुल भी मत। जेल तो होने नहीं दूंगा दोस्तों मैं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेरे टच में, मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो। क्योंकि नियम कानून से चलने वाले लोग कभी भी जेल नहीं जाते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।